श्रोताओं नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम परिचर्चा में। आज का विषय है विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं अंजनी कुमार झा, जो उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। और हमारे साथ मौजूद हैं मधुरेश कांत शरण जी। आप रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। 15 मार्च 1962 को तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता संरक्षण के विषय पर यूएस कांग्रेस को संबोधित किया और उस दिन के बाद से इस दिन को एक तरीके से मनाया जाता है, उपभोक्ता संरक्षण दिवस। हालांकि भारत में साल 1986 में 24 दिसंबर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को माननीय राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। यह एक्ट अस्तित्व में आया था, इसलिए 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी, नेशनल कंज्यूमर डे भी मनाते हैं। तो यहाँ इस बार वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन डे जो है, इसमें विषय को चुना गया है। वो विषय है, थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो अंजनी जी आपसे जानेंगे कि कंज्यूमर कौन है, किसे कंज्यूमर में डिफाइन कर सकते हैं? जो भी कोई व्यक्ति किसी सेवा के बदले या किसी वस्तु के बदले कोई पेमेंट करता है और उस सेवा को परचेज करता है, वो सभी कंज्यूमर हुए। ये कंज्यूमर की एक सामान्य परिभाषा, सामान्य सी परिभाषा है जी। तो जो इस परिभाषा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बैंकिंग सेवाएं लेता है तो वो बैंक का ग्राहक है और कंज्यूमर कहलाएगा। जी। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास 1986 का, जो 2019 में भी उसे मॉडिफाई किया गया, संशोधित किया गया, तो इन दोनों एक्ट के अंदर वो प्रोटेक्टेड है, उसे पूरी सुरक्षा मिली है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है, बीइंग अ कंज्यूमर हम लोग बैंक में इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से बैंक अर्न करता है, इसीलिए हम उसके कंज्यूमर हो जाते हैं। जी। और बैंकिंग सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जिसके बिना आजकल गुजारा संभव नहीं है। जी। और लेकिन बैंकिंग सेवा हो या अन्य सेवाएं हो, धीरे धीरे मामला डिजिटल हो गया है, बहुत ज़्यादा तकनीक आधारित सेवाएं हो गई हैं। और इसी में डिजिटल फाइनेंस भी एक नया शब्द आ गया है, एक नई चीज़ है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो डिजिटल फाइनेंस में जाएं उससे पहले फाइनेंस पे थोड़ा प्रकाश डालें मधुरेश जी। जो बैंक ग्राहकों को लोन देता है, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराता है, तो इसमें किस प्रकार का संबंध होता है बैंक और ग्राहक के बीच? ग्राहक तो हमारा वो ऋणदाता हो जाता है, उससे हम उसको ऋण देते हैं और हमको लौटाता है। एक तरह से समझ लिए कि ठेठ भाषा में बोले तो हम वहाँ पर सौदागर हो जाते हैं और हमारा कस्टमर जो है, जिसको हम लोन दे रहे हैं, वो हमारा मुलाजिम है। जी। तो ये जो लोन देते हैं, बैंक के माध्यम से लोन लिया जाता है, तो इसका एक तरीका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एसओपी बनाया हुआ है। जी। तो ये डिजिटल फाइनेंस में आजकल बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ रही हैं, तो डिजिटल फाइनेंस क्या है और ये सामान्य बैंकिंग से अलग कैसे है? हमारे यहाँ तो लोकपाल भी है, जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं कस्टमर्स के, लोकपाल के द्वारा उस ग्रीवेंसेस को पूरा किया जाता है। और हम लोग जब कंप्यूटराइज हुआ, बैंक जब कंप्यूटराइज हुआ, फुली कंप्यूटराइज जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें आज के डेट में जो सारी सुविधाएं आप प्राप्त कर रहे हैं कि घर बैठे आप किसी को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी से मनी आप प्राप्त कर सकते हैं, पैसा आप ले सकते हैं, किसी लोन का आप जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं, तो आप घर बैठे भी ये सुविधा मिल रही है। वो सब डिजिटल फाइनेंस के ही तहत हो रहा है। और इसके तहत हम जो है सो अपने कस्टमर को एक सुविधा समझिए कि आप घर पर बैठे बैठे आप बैंक से संबंधित सब काम कर सकते हैं। आपको किसी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं है। पैसा अगर चाहिए तो आपके पास एटीएम है, एटीएम से आप पैसा नगद लेना है तो आप एटीएम से ले लीजिए, अगर ट्रांसफ़र करना तो आप उसके थ्रू ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो एटीएम और जो भी है वो सब तो आपका समझिए कि डिजिटल फाइनेंस के अंतर्गत वो सारा उसका हिस्सा है, उसके अंदर वो आता है। और हम लोग इसको इस चीज़ का लाभ जो है सब बहुत सारे एजेंसीज ले रहे हैं। आप देखें कि जितने भी टेलीफोन कंपनीज हैं, मोबाइल कंपनीज हैं, वो सब डिजिटल फाइनेंस के पीछे दौड़ रहे हैं। हर कंपनी जो है फाइनेंस करने लगा है उस तरीके से। और वो कुछ नहीं है, इसमें आपके अकाउंट्स को, जो बैंक अकाउंट हो उसको वो लोग जोड़ते हैं। जी। अगर आपके बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं है तो वो आप उसके लायक नहीं हैं।
वो एसेस करता है कि आपका अकाउंट जो है उसमें पैसा उस लायक है कि नहीं, और उसी हिसाब से वो आपको फाइनेंस करता है। तो ये डिजिटल फाइनेंस बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत विस्तृत इसका आयाम भी है। तो ये जो कंपनीज है, अभी मधुरेश जी बता रहे थे, अंजनी जी, की बहुत सारी कंपनीज है जो इस मार्केट में कहिए इस गेम में है, बहुत तरह तरह की कंपनीज हैं, और इसी में बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं जो आरबीआई के द्वारा अधिकृत नहीं हैं लोन देने के लिए, और ऐसे कंपनियों की बाढ़ सी आ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारा कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो हमारे उपभोक्ताओं को संरक्षण देता है, क्या वो इतना मजबूत है, सशक्त है कि इसका मुकाबला कर सके? जी एकदम मजबूत है। एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम लोग जा सकते हैं, दूसरा पीनल एक्शन भी उन पे हो सकता है 420, 467, 68 में, क्योंकि वो फ्रॉड और चीटिंग दोनों काम कर रहे होते हैं। जब तक आरबीआई से मान्यता नहीं प्राप्त है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तब तक वो फाइनेंस में डील नहीं कर सकता है। उसके बैंकिंग नॉर्म्स को जो फॉलो करता है आरबीआई, उसको लाइसेंस देती है, उसके बाद ही इस फील्ड में आ सकते हैं। बहुत सारा दिखता होगा, जैसे हम लोग कोई टिकट खरीदे, पेमेंट तो मेरा कट गया, तक नहीं पहुंचा पेमेंट जी, तो वो बहुत सारे कारणों से होता है, लेकिन वहाँ पे उपभोक्ता को अधिकार मिल जाता है जो कि वो पेमेंट के वापसी के लिए भी जाएं और हैरासमेंट के लिए भी वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। छोटे छोटे ऐप आ गए हैं जिनको कि कहीं से किसी भी तरीके का लीगल अथॉरिटी नहीं है लोन देने के लिए। वो ऐप के थ्रू आप लोन लेते हैं, उसके बाद आपको वो सेमफुल मैनर में आपके कॉन्टैक्ट को असेस करके उन पे कॉल करना शुरू करते हैं, जो कि फ़लाने आदमी ने हमसे लोन लिया था, आपका कॉल उनके फ़ोन पे रेगुलर जा रहा है, उनको कहिए जो लोन चुकाएं हमको। इस तरह से सेमफुल कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वायलेशन तभी होगा जब हम शो कर पाएंगे जो कि हम लॉफुली उनसे लोन लिए हैं। अदरवाइज फिर हमको पीनल एक्शन के लिए जाना पड़ेगा, इंडियन पीनल कोड में 420 का केस करना पड़ेगा, या अदर सेक्शंस भी हैं जिसमें हम केस कर सकते हैं। तो ये जो आपने बताया कि लॉफुली हमने कहीं से लोन लिया है, मतलब नियमों के अंतर्गत, तो लॉफुली लोन लेना ये क्या होता है? नियमों के अंतर्गत लोन लेना, इसके लिए क्या क्या ध्यान देना चाहिए? मान लीजिए मैं ग्राहक हूँ और अब मुझे बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, ईमेल मेरा भरा रहता है, 1 लाख लोन लीजिए, 2 लाख लोन लीजिए, 10,000 का भी लोन देने के लिए लोग तैयार हैं, सॉफ्ट लोन कह के। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी अधिकृत है या इसके पास में जा रहा हूँ तो वास्तव में सही तरीके से लोन ले रहा हूँ? जो बड़े नेशनलाइज्ड बैंक हैं या जो बड़े फाइनेंस कंपनी हैं, उन सब के बारे में तो हम सब कोई जानते हैं, जैसे हो गया स्टेट बैंक हुआ या बजाज फाइनेंस हुआ, इस तरह के बहुत सारे कंपनीज हैं। बट जो छोटे छोटे कंपनीज भी हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, हो सकता है वो भी आरबीआई से रेगुलेशन से रेगुलेट हो और मान्यता प्राप्त हो, तो उसकी पूरी लिस्ट आरबीआई के वेबसाइट पे दिया हुआ रहता है। वहाँ से हम ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, जो वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं हैं, फ्रॉड कंपनी है क्या है, वो सारा वहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब नेशनलाइज्ड बैंक से अगर हम लोग, मधुरेश जी, लोन लेते हैं, और जाहिर सी बात है लोन आदमी तभी ले रहा है, कोई ग्राहक, जब उसके पास सही समय पर पैसे नहीं होते। कोई व्यापार हो सकता है, घर बनाना है, कार लेना है, और ये भी संभव है कि एक आधा किस्त ईएमआई जिसे कहते हैं वो चुका पाने में वो असमर्थ हो। तो ऐसे में बैंक क्या करता है, उसका क्या नियम है? देखिए, एक आध हम लोग के यहाँ बैंक में नॉर्मल नियम है कि आप 3 किस्त अगर आप जमा नहीं करते हैं तो हमारा बैड डेट के ट्रीट हो जाता है, और उस केस में फिर हम आपको नोटिस देते हैं, बैंक वाले नोटिस भेजते हैं कि आपका जो है सो 1 क्वार्टर का ईएमआई जमा नहीं हुआ है, आपको ये समय दिया जाता है कि 30 दिन में, 45 दिन में आप इसको पेमेंट कीजिए। अदरवाइज एक तो आपको जो इंटरेस्ट है वो तो लगेगा ही, और नहीं तो फिर हम लीगल एक्शन लेने के लिए आपके लिए हम अपने को तैयार करेंगे जी। तो कस्टमर या तो मजबूरी है तो फिर वो अपना डालता है, आवेदन डालता है कि साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे मजबूरी है, ऐसा हो गया है, हम नहीं दे पाने की स्थिति में हमको ईएमआई नया फिक्स कर दिया जाए, वो रिक्वेस्ट आता है, तो उस पर भी आदमी कंसिडर करता है उस केस के जेन्युइनिटी को देखते हुए कि सही केस है कि नहीं है। अगर केस सही लगा तो हम लोग उसको नया ईएमआई बना देते हैं और फिर उसको मौका देते हैं कि आप इसको इस तरीके से पे कीजिए। अगर कस्टमर इंटेंशनली जानबूझकर अगर वो नहीं देना चाहता है तो वही है नॉर्म्स के, पहले तो हम 1 क्वार्टर में नोटिस दिए, दूसरे क्वार्टर होते होते फिर उसके पास लीगल नोटिस हम लोग भेजते हैं, और फिर हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, या बैंक अपना जो है वो अपना लीगल एक्शन के लिए वो फ्री हो जाता है कि वो ले,
और वैसे केस में सरफेसी और ये सब जितने भी आप सुन रहे हैं, सब नियम बना हुआ है कि आप कैसे वसूल करना है, क्या करना है। उसके लिए भी बैंक को परमिशन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम उठे और जा करके आपके घर पर दरवाजे पर चिपका दिया कि साहब आपके यहाँ इतना बकाया आपका, हमको परमिशन लेना है, कोर्ट ऑफ लॉ से हमको परमिशन ले करके ये काम कराना है। तो बजाते हमारे यहाँ भी लीगल सेक्शन है जो इन चीज़ों को देखती है, वो इसके लिए अपना परमिशन लेता है, कोर्ट में मूव करता है, वहाँ से परमिशन लेता है, फिर हम जाते हैं। यानी ग्राहकों को पूरा मौका दिया जाता है अपना पक्ष रखें। हाँ। या आप लीगली आगे आए, बढ़े आगे। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे अंजलि जी। जी बताइए। एक हम ऐड करना चाहेंगे, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं वो एजेंट रखे हुए रहते हैं लोन वसूली के लिए। वो नॉर्म्स को नहीं फॉलो करते हैं, जैसे सरफेसी एक्ट हुआ और बहुत सारे बैंकिंग से रिलेटेड एक्ट्स हैं, उनको नहीं फॉलो करके उन एजेंट्स को घर पे भेज देते हैं धमकाने के लिए। वहाँ पे कंज्यूमर की राइट्स है सारे एविडेंस को कलेक्ट करके एक नोटिस दे बैंक को, उसके बाद कंज्यूमर फोरम वो अप्रोच कर सकता है, उसमें बैंक कंपनसेशन देने के लिए भागीदार होगा। जी, मतलब जो नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, यानी ना ग्राहक को कोई नोटिस मिला, ना कोई सूचना दी गई कि भाई आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है लोन, अब आपको इतना चुकाना है या हमारे पास आइए, और सीधा रिकवरी एजेंट्स आ जाते हैं। और इन रिकवरी एजेंट्स में जैसा बात भी चल रही थी कि जो छोटे छोटे ऐप्स वाले हैं, जो फाइनेंसर्स आ गए हैं, जिनके पास कोई आरबीआई की बैकिंग भी नहीं होती, तो इनके पास भी रिकवरी एजेंट्स होते हैं। और एक नया तरीका इन्होंने नेम एंड शेम की नीति अपनाई है कि वो आपको समाज में बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। क्या ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कवर किया हुआ है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन में तो ये नहीं कवर अप होगा, लेकिन ये इकोनॉमिक ऑफेंस के दायरे में आ जाता है। और हमारे यहाँ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बनाया हुआ है बिहार सरकार, वहाँ जाके अपने कंप्लेंट को आप लॉन्च कर सकते हैं। जी। तो इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कुछ नहीं कहता? कुछ नहीं कहता है यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे आपको साबित करना पड़ेगा जो कि हम कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर तब होते हैं जब आप उसको कुछ पेड करते हैं। यहाँ आपने लिया है और वो भी सही तरीके से आपने नहीं लिया है। जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ जब आप जाते हैं तो नियम पूरा तय करते हैं, और जैसा चर्चा की शुरुआत में ही बता दिया हमारे मधुरेश जी ने कि किस प्रकार का संबंध बैंक और उसके ग्राहकों के बीच होता है, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती, इसलिए आप कंज्यूमर होने का दावा नहीं कर सकते। और वही फिर इसके आगे परव्यू में तब आ सकता है जब हम इंटरेस्ट पे किए हों और उन्होंने इंटरेस्ट जो है वो गलत तरीके से हमसे वसूला हो। मान लीजिए आरबीआई का गाइडलाइन है जो कि मैक्सिमम हम इतना लिमिट तक वसूल सकते हैं, उससे 2% ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया हमसे, तो वहाँ पे चूँकि हम चार्ज पे कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आ जाएंगे। जी, यानी जैसा शुरुआत में ही आपने बताया था कि उपभोक्ता होने के लिए किसी वस्तु या सेवा का आपको क्रय करना जरूरी है, उसके लिए आपके द्वारा भुगतान किया जाना जरूरी है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत तो कंज्यूमर ही प्रोटेक्टेड है। अब बैंक इस मामले में बहुत छूट देती है, अपने ऋणदाता को बहुत छूट देती है। आप देखिएगा नॉर्मली पेपर समय पढ़िएगा, नोटिस भी निकलता है नाम के साथ। उन लोगों को ऑफिशियली अगर वो लोग रिसीव नहीं करते हैं, जैसे बाई पोस्ट हम लोग भेजते हैं, रजिस्टर पोस्ट भेजते हैं, हैंड डिलीवरी करवाते हैं, कोरियर से भेजते हैं, जो भी मेथड है जिन तक आप तक पहुंच सके वो चीज़, अगर उस पर भी अगर आप उसको रिसीव नहीं करते हैं, आप समझ रहे हैं कि ये बैंक का नोटिस है, हमको लोन लिक्विडेट करने के लिए ये रहा है, तो हम लोग बजाते उसको पेपर में देते हैं, न्यूज़पेपर में आता है। सरफेसी एक्ट का बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये सारा प्रोसेस अपनाने के बाद ही हम एक तरह से समझिए कि वो लीगल एक्शन में हम लोग उतरते हैं। बैंक नहीं चाहता है किसी तरह का लिटिगेशन, वो चाहता है कि हम बैठे हैं पैसा कमाने के लिए, बिजनेस कर रहे हैं, बैंक भी एक बिजनेस है, वो बैठा है कि हम आपको लोन देते हैं, उसमें हम इंटरेस्ट लें, उस कमाई से हम दूसरे काम को करें। हम ये इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं कि हम आपको लोन भी दें या फिर हम आपके साथ कोर्ट में केस भी लड़ते रहें। तो अपने कस्टमर को मैक्सिमम सुविधा बैंक प्रदान करती है, लेकिन एक टेंडेंसी डेवलप करते जा रहा है। इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी दोषी हैं जो ऋण माफ़ करने का एक सगुफा अपना छोड़ रखे हैं कि भाई हम इतना ऋण माफ़ कर देंगे, ये ऋण माफ़ कर देंगे, वो ऋण माफ़ कर देंगे। तो अगले को क्या लगता है कि अब पैसा देकर क्या होगा, कोई दूसरी सरकार आएगी वो मेरा इतना ऋण माफ़ कर देगा, वो दूसरी सरकार की वो इतना ऋण माफ़ कर देगा। इस चक्कर में बैंक का पैसा जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद होते जा रहा है, एनपीए बढ़ते जा रहा है, फंसा रह जाता है। हाँ जी, और बैंक को इस मामले में एक तरह से समझिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है।
बैंक लीगल एक्शन लेता है, ठीक है, वो भी अपना झेलते रहता है अपना। कंज्यूमर जो है, जो लोन लेकर के बैठा हुआ है एकदम, वो भी देखता है कि वसूलो तुम कितना हमसे वसूलोगे। और हम लोग तो यहाँ तक फेस करते हैं कि जो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ भी आफ्टर रिटायरमेंट कुछ लोगों को हम लोग रीअपॉइंट करते हैं, बैंक में रीअपॉइंटमेंट होता है, उन लोग को एक काम ही दिया जाता है कि ये लोनी हैं, इनके यहाँ इतना इतना बकाया है, आप पर्सनली जाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जल्द से जल्द लोन लिक्विडेट कर दें। लेकिन यहाँ कई एक बार ऐसा हुआ है कि देख लेगा कि अच्छा वहाँ से आ रहा है वो बैंक वाला, 4 लाठी वाले को लेकर खड़ा हो जाएगा। नहीं, ये सिचुएशन भी फेस करना पड़ता है आदमी को। वहाँ कोई मैंने हमारे साथ ऐसा नहीं कि हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन मिला है, हम लेकर जा रहे हैं और वसूल कर रहे हैं, वैसा नहीं होता है। हमारे यहाँ खास करके वैसे रिटायर्ड पर्सन जो एक्टिव हैं उनको हम लोग रीअपॉइंट करते हैं और उनको ये ड्यूटी दिया जाता है कि साहब आपको ये गाड़ी दी गई, ये ड्राइवर है और ये लिस्ट है, आप जाइए। उनको एक सर्टेन अमाउंट हम लोग लमसम अमाउंट उनको हम लोग पे करते हैं इसी काम के लिए। तो ठीक है, जिनको लगता है कि ये आ गया मेरे दरवाजे पर तो हमको कुछ दे देना चाहिए या लोन लिक्विडेट करने के लिए बात करनी चाहिए, तो करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम नंबर पर्सन जो होते हैं, लोनी जो होते हैं, वो इस इंटेंशन में रहते हैं कि हमको पैसा चुकता नहीं करना है, आज न कल ये सरकार माफ़ करिए और हमको उससे बरी हो जाएंगे। हम एक टेंडेंसी डेवलप किया। जी, जाहिर तौर पर बैंकिंग भी एक बिजनेस है, और जहाँ भी कोई वस्तु या सेवा का आदान प्रदान हो रहा है तो बैंक तो राष्ट्रीयकृत बैंक तो खैर बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए कार्य करते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए भी कई बार उपभोक्ता भी भुक्तभोगी हो जाते हैं, कई बार उन्हें भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसलिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐप्स बने हुए हैं। अब बात वापस हम करते हैं डिजिटल फाइनेंसिंग में जो ऐप्स आ गए हैं बहुत सारे, जो लुभावने प्रस्ताव देते हैं, ये पूरी तरह केवाईसी भी पूरा नहीं करते। कि एक आधा केस में तो ऐसा भी हुआ कि मात्र पैन कार्ड और आधार को स्कैन करके यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो छोटा अमाउंट होता है 10,000, 12,000, 15,000 ऐसा अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया, और उसके बदले बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो फाइन प्रिंट्स हैं, फाइन प्रिंट्स लोग समझ नहीं पाते कि इसमें इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और बाद में वो 10-15 हज़ार का लोन उसके लिए पहाड़ सा हो जाता है, बिल्कुल 50,000 रुपये का उसको बना दिया, ईएमआई बना दी, और जब नहीं दे पाए तो उसके पीछे पड़ गए। तो इसमें एक कारण ये भी है कि उपभोक्ताओं तक सही जानकारी नहीं है, जबकि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कुछ बुनियादी अधिकार देता है उसमें उपभोक्ताओं को शिक्षित करने की भी बात कही गई है। अंजनी जी क्या कहेंगे? उपभोक्ता जब भी कोई भी सेवा लेता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर जांचनी चाहिए। जिस व्यक्ति से या जिस संस्था से ले रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। यदि ऑथेंटिक नहीं है तो उन्होंने उस सेवा के बदले जो भुगतान किया है, यदि डिजिटल भुगतान किया है तो वो तो ऑटोमेटिक रिसीट हो गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबूत रहेगा। अदरवाइज उनको रिसीट ज़रूर लेना चाहिए जो पेमेंट करते हैं उसका, और इसके अभाव में उनको उपभोक्ता नहीं कंसिडर किया जाएगा, भले ही वो भुगतान किए हों ना किए हों, उससे कोई मायने नहीं रखता है। जी, और जब उपभोक्ताओं के साथ कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, अनावश्यक कुछ हो जाए, जैसे कि उसे सही वस्तु ना दी जाए, सही सेवाएं उस तक ना पहुँचे जिसके लिए उसने भुगतान किया हो, तब उपभोक्ता को अचानक से बहुत बड़ा झटका तो लगता ही है, लेकिन सही रास्ता भी नहीं पता होता कि अब वो किस रास्ते से इस मामले को लेकर के फोरम तक जाए। तो कृपया ये बताएं कि ऐसे में उपभोक्ता क्या करे, कहाँ जाए? उपभोक्ता को यदि थोड़ा भी जानकारी रहेगा, जैसे आप लोगों के माध्यम से जानकारी दिया जाता है उपभोक्ता दिवस पे या और भी कार्यक्रमों के माध्यम से, यदि उनके पास थोड़ा भी जानकारी जाता है तो इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एडवोकेट रखना जरूरी नहीं है। एक फॉर्म छपा हुआ रहता है, उस पर अपना नाम, पता, क्या सेवा उन्होंने खरीदा था, क्या उनको नुकसान हुआ या क्या दिक्कत हुआ, वो लिख के समराइज करके वो एक एफिडेविट से सपोर्ट करके अपना आईडी लगा के फाइल कर दें अलॉन्ग विद दी रिसीट ऑफ द पेमेंट, तो उनकी केस वहाँ एडमिट हो जाती है, अदर साइड को नोटिस जाता है और उसका सुनवाई होने के बाद उनको क्षतिपूर्ति निश्चित रूप से प्रदान की जाती है। जी, तो ये उपभोक्ता आयोग जो है ये हर जिले में है या हर राज्य स्तर पर है, इसका स्वरूप कैसा है? पहले जो था उपभोक्ता आयोग जो था, डिस्ट्रिक्ट फोरम पहले कहते थे, अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहते हैं। वो हर जिला में है और एक राज्य कमीशन होता है, उसके बाद नेशनल कमीशन होता है।
तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं उसका जो पेक्यूनरी लिमिट है, मतलब 50 लाख तक की यदि क्षति का केस है तो वो हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर सकते हैं, 2 करोड़ तक का राज्य आयोग में कर सकते हैं और 2 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन में कर सकते हैं। पहले क्या था, यदि हमने पटना में सेवा खरीदा, हम पटना के रहने वाले नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ हमारे गांव में नहीं मिलती होगी तो हम पटना आ जाएंगे, खरीद लेंगे, खरीद के हम चले गए, वो चीज़ में कुछ फ्रॉड हुआ या वो ख़राब निकला, जिस चीज़ के लिए हमने भुगतान किया था अप टू दैट नहीं मिला हमको, तो हमको पटना आके केस करना होता था, क्योंकि मैंने परचेज पटना से किया, पेमेंट पटना में किया। अब नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में इसको ब्रॉड कर दिया गया, जहां हम जनरली रहते हैं या जहां जनरली हम अपने लाइवलीहुड के अर्न करने के लिए रहते हों, वहाँ से भी हम केस कर सकते हैं। ये बहुत सहूलियत हुआ है उपभोक्ताओं के लिए। या इवन यदि उस संस्था का ऑफिस किसी और एरिया में है, वहाँ भी किया जा सकता है केस। जी, इसमें एक चीज़ और है जी, उपभोक्ता अपना अधिकार तो जानता है कि हमको क्या चाहिए, वो अपना कर्तव्य भुला जाता है। मोस्ट ऑफ द केस में आप देखिएगा कि आप बाजार में जाते हैं सामान लेने के लिए, उसका प्रॉपर आप रसीद नहीं लेते, कभी भी नहीं, कभी लेते नहीं हैं हम लोग, आप हो हम हो सबको ये भूल, इसलिए बता रहे हैं। तो आप अपना उस चीज़ को भी देखिए, आप कंज्यूमर कोर्ट में मूव कर रहे हैं या आप लोकपाल में जा रहे हैं, बैंकिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास रिटन प्रूफ होना चाहिए, लिखित। कहा जाता है कि लिखांत करके वक्तंत नहीं चलता है, चाहे वो बैंकिंग सेवा से रिलेटेड हो, चाहे आप अदर मार्केट में जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को भी समझिए। आज हम दवा लेने जाते हैं दवा की दुकान में, आप कितने लोगों को पाते हैं कि वहाँ से रसीद बनवाता है? कोई भी नहीं। और उसके बाद मान लीजिए कि आपको नकली दवा मिल गया, तो उसके लिए दोषी कौन है? तो कंज्यूमर को भी जागरूक होना, इसलिए एक नारा आया, जागो ग्राहक जागो। जानिए, आपका अधिकार आप जान रहे हैं तो अपने कर्तव्य को भी याद रखिए। कंज्यूमर फोरम में जाने के लिए सबसे पहले आपको अपना राइटफुल शो करना पड़ेगा, जो कि राइटफुली आप कंज्यूमर हैं, आपने उस सेवा या वस्तु को खरीदा है, और उसके लिए रसीद का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कितनी भी छोटी वस्तु हो या कितनी भी बड़ी सेवा हो, तो आपके पास रसीद तो कम से कम होना चाहिए। और अभी चूंकि डिजिटल की बात हो रही है, तो आजकल डिजिटल वे में भुगतान बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन लोग भुगतान करते हैं, ऑनलाइन सामान भी लेते हैं। तो जो ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो वहाँ रसीद जनरेट हो या ना हो, ट्रांजैक्शन का तो ट्रेल रहता है कि पैसा यहाँ, तो क्या इसे कोर्ट में वैलिड प्रूफ माना जाता है? पूरी तरीके से वैलिड प्रूफ है जी, क्योंकि अभी जितने भी ज़्यादा भुगतान हो रहे हैं और जो भी शॉपिंग है, ई कॉमर्स है, लगभग सब कैशलेस हो गया है, ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। लेकिन साथ ही जिस परिचर्चा से जो बात निकलकर सामने आई है कि ग्राहकों को भी अपने आप को शिक्षित करना होगा, अपने कर्तव्यों को ग्राहकों को भी नहीं भूलना चाहिए, वो अपने पास सारे वैलिड प्रूफ्स, वैध दस्तावेज संभाल कर रखें जब भी वो किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करें। तो यहाँ अब चूँकि कॉमर्स की बात कर रहे थे हम लोग, ई कॉमर्स हो गया है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, तो जब ऑनलाइन खरीदते हैं तो ज्योग्राफिकल कोई बॉर्डर नहीं रहता। पटना में बैठा व्यक्ति दिल्ली और बाहर विदेशों से भी लोग सामान लेते हैं, तो इसमें क्या हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काम आता है? एकदम आएगा। अगर विदेशों से सामान ला रहे हैं तो हमने भुगतान पटना में बैठ के किया है, तो जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पटना का भी हो जाएगा, तो हम पटना में भी केस कर सकते हैं। जी, और अगर कई बार बहुत लुभावने प्रस्ताव भी दिए जाते हैं विज्ञापनों के माध्यम से, तो विज्ञापन करना किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी का अधिकार होता है अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उत्पादों को एडवर्टाइज करना, लेकिन कई बार विज्ञापन भ्रामक हो सकते हैं। तो क्या ऐसे में कंज्यूमर अगर कोर्ट जाता है कि मैंने अमुक विज्ञापन टीवी पर देखा, तो क्या ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध भी कंज्यूमर जा सकता है? एकदम जा सकता है। जैसे बहुत सारा ब्यूटी प्रोडक्ट होता है जो दिखाते हैं, जो कि हम लगाने से अच्छे दिखने लगेंगे या टोन्ड बॉडी हो जाएगा, उन सब के विरुद्ध यदि वो इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं तो हम कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। इवन उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं हैजार्डियस इफेक्ट डालते हैं हमारे हेल्थ पे, तो उसके अगेंस्ट हम कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। वो सब एक तरह से चीटिंग हुआ कंज्यूमर के साथ, आप गलत चीज़ दिखा के कुछ और बेच रहे हैं। तो ऐसा क्या डिजिटल फाइनेंस के केस में नहीं होता मधुरेश जी? मान लीजिए कोई कंपनी है जो फाइनेंस के क्षेत्र में आई है और वो एडवर्टाइज करती है कि
हाँ, हम इतना मात्र इतने पर ही किसी निश्चित दर पर जो आमतौर पर दूसरे बैंकों के दर से कम है, और साथ में फाइन प्रिंट्स में कुछ और प्रोसेसिंग चार्ज इत्यादि इत्यादि लगा दिया, तो क्या ये भ्रामक विज्ञापन नहीं हुआ? पूर्ण रूपेण से ये तो बिल्कुल भ्रामक विज्ञापन हो निश्चित गया। रूप से, हाँ। तो बैंकों का क्या तरीका है? बैंक भी क्या हिडन चार्जेस को, क्योंकि सामान्यतः जब भी बैंकों का भी जो विज्ञापन आता है, और यहाँ मैं राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात कर रहा हूँ, तो ये भी जब विज्ञापन देते हैं तो साथ में एक एस्टेरिक भी लगा होता है, शर्तें लागू। जी हाँ, शर्तें लागू। तो इन शर्तों को क्यों नहीं आगे बिल्कुल दिखा के किया जाता है? हो सकता है कि ग्राहक को ये पसंद ना आए। नहीं, देखिए अब इसमें है कि जो जागरूक ग्राहक हैं वो पहले पूछेंगे कि क्या शर्त है भाई। अब यहाँ पर यही हम पहले भी चर्चा की कि आप अधिकार समझते, कर्तव्य समझिए, दोनों चीज़ है। तो आपको ये अधिकार है कि आप पूछे कि ये शर्त क्या है, किन शर्तों पर आप मुझे लोन दे रहे हैं, ये जानने का अधिकार आपको है, और ये भी प्रोटेक्टेड है जी लॉ ऑफ कोर्ट में। जी, लेकिन एक चीज़ और है, इतनी क्लिष्ट भाषा में लिखी गई होती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखी गई होती है टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि समझ के परे भी होता है बहुत लोगों के। तो वो भी सिंप्लीफाई वे में आपको लिखना होता है। यदि ऐसा चीज़ है जिसको समझ ना सकें और उसके आड़ में आप कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तब फिर वो कंज्यूमर फोरम की दरवाज़ा खटखटा सकता है। नहीं तो आप गौर करेंगे कि एग्रीमेंट पे नीचे सबसे लास्ट कॉलम यही रहता है कि मैंने पढ़ा और समझा तब मैं दस्तखत कर रहा हूँ। तो पढ़िए और समझिए। अगर आपको दिक्कत है तो आपके सामने बैठा हुआ फील्ड अफसर है, आप बैठे हुए हैं मैनेजर पीवी, पर्सनल बैंकिंग जो लोन फाइनेंस करते हैं, आप पूछे कि साहब इसमें ये क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको आप क्लियर कीजिए। देखिए यहाँ मैं बताऊँ, आदमी इतने जल्दीबाजी में है। आज नहीं, 20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 25 साल पहले भी लोग इतने हड़बड़ी में रहते हैं, सब काम के लिए फुर्सत है, लेकिन बैंक में आने के बाद उनको बहुत हड़बड़ी हो जाती है। मैंने ये गौर किया है पर्सनली। पान की दुकान पर आप 2 घंटा खड़ा होकर गप कर सकते हैं, पान खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बैंक में अगर क्यू में लग गए तो साहब तुरंत हो गया। मान लिया भाई पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम निश्चित होकर ना पेमेंट करेंगे कि आप ही फलाना आदमी है और आप ही का ये चेक है, आप ही का ये है। वक्त तो लगेगा, तो आप समय नहीं दीजिएगा और कहिएगा कि साहब देखिए लाइन लग गया, पेमेंट नहीं मिला, ऐसे वैसे 10 तरह की बातें उठती है बैंक में। और वैसे व्यक्ति को अगर लोन आप दीजिएगा तो वो डॉक्यूमेंट्स पर नज़र डालेगा ही नहीं है। हाँ बताइए ना, कहाँ सेंड करना, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ हल। तो फील्ड अफसर या जो भी मैनेजर पीवी जो भी होते हैं, हम लोग जो भी थे, हम लोग टिक कर देते थे पेंसिल से, यहाँ 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 आपको दस्तखत करना है। अगर वहाँ दस्तखत करके दे दिया, हम लोग उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दिए उनको, तो भाई ये वक्त देना पड़ेगा। तो ये कंज्यूमर की भी गलती है। वैसे केस में कोर्ट ऑफ लॉ में आप स्टैंड नहीं कर पाइएगा कि उस लाइन लिखी हुई है कि मैंने पढ़ा और समझा तब मैं दस्तखत कर रहा हूँ। जी, ये बात भी आप सही कह रहे हैं मधुर जी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल समस्या है। आमतौर पर जब भी हम लोन लेना तो बहुत बड़ी बात है। सामान्यतः लोग जब मोबाइल फ़ोन का पोस्टपेड कनेक्शन भी लेते हैं, हाँ, तब भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो भी शर्तें हैं, नियम और शर्तें, उस पर कोई ध्यान नहीं देता और सीधे यूं ही हम साइन कर देते हैं। लेकिन अंजनी जी की भी बात सही है कि जो भाषा है टर्म्स एंड कंडीशंस की, वो एक सामान्य व्यक्ति जो कॉमन मैन है, साधारण व्यक्ति, उसकी समझ से थोड़ा अधिक भाषा में कष्ट होता है उसे। तो बात यहाँ पर ये परिचर्चा से निकल के आ रही है कि उपभोक्ताओं के अधिकार नियमों के द्वारा संरक्षित हैं। भारत में कानून बहुत सशक्त है, उपभोक्ता के लिए ये कानून बने हैं, लेकिन साथ ही उपभोक्ताओं को भी इन नियमों के प्रति जागरूक रहना होगा। और साथ ही साथ जैसा मधुरेश जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा, उन कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी झा जी और मधुरेश कांत शरण जी, आप दोनों ने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकाला और इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।